हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और मैं प्रिया राठौर, नाम तो सुना ही होगा। आज आपके लिए लेकर आई हूं जो हमारा चैप्टर 9 का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज अभी चलने वाला है, यानी कि प्रोटीन। ठीक है, उससे पहले आपको मजा आया आई होप बायो विद केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 9 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। उसका चैप्टर फ्लो आपको पता ही था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन अणु की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क भी, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रोटीन्स क्या है, तो कल की क्लास अगर आपने देखी हो और देखनी भी चाहिए, जब हमने पढ़ा था कि मैं आपको आज प्रोटीन जो है पढ़ा रही हूं, लेकिन हमने कल ही कह दिया था कि हमने कल अमीनो अम्ल अलग से पढ़े थे, है ना, एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड से ही मिलकर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ये बात मैंने आपको एमिनो एसिड्स में बता दी थी। अब एमिनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनते हैं, तो कुछ नहीं, हमने कहा कि प्रोटीन एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, वृहत जैव अणु है। इसका मतलब कि ये कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होगा, एक पॉलीमर है। और ये पॉलीमर जो है वो किसका है, तो ये पॉलीमर जो है वो अमीनो एसिड्स का है। अमीनो एसिड्स को मैं ए लिखूंगी तो आप बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स का एक क्या है, पॉलीमर है। लेकिन पॉलीमर में जो बंध होते हैं वो बंध कैसे होते हैं, वो बंध जो है उनका एक फिक्स नाम है जिनको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। पहले एक बार मैंने आपसे कहा था कि आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है कि वृहत अणु बनने में या बहुलक बनने में काम आने वाले बंध, वो एक टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, शायद इसी साइड है ना, राइट साइड में है। तो भाई वहां पे क्या है, कुछ नहीं है। एक हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ा, कहां पढ़ा, जब पॉलीकार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसैकेराइड्स बनती है तब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। आपको बताया वो क्या होता है, उसकी परिभाषा भी हमने देख ली है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगी कि किसी भी कार्बन के OH ग्रुप में क्या होता है, एक H2O का अणु निकल जाता है, उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। फिर दूसरा मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो ये आ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो वो टॉपिक मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ पे वही चीज हम पढ़ रहे हैं। भाई पेप्टाइड बॉन्ड को वापस वहां पे फिर से समझाना पड़ेगा मुझे, सेम चीज है। तो वो बस आप पैराग्राफ पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे 3 बॉन्ड्स के बारे में दे रखा है, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक और एक और हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड में, जिसको हम डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है, या फास्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में है, बस वहां पे अलग से टॉपिक दे रखा है, साथ में भी दे रखा है और एक अलग टॉपिक बना के भी दे रखा है। तो ये दूसरे नंबर वाले बंध जो किस में बनते हैं, प्रोटीन्स में बनते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में बनेंगे, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। अब ये जो अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्या है, यही है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध। और इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं और उन अमीनो एसिड्स को जुड़ने में पेप्टाइड बॉन्ड हेल्प करते हैं, इसीलिए प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड भी है। प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में ये जो चेन बनती है, ये जो श्रृंखला बनती है, अब कहीं हिंदी वाली बुक्स में लिखा है लड़ी, ये लड़ी का मतलब वही श्रृंखला से है, ठीक है। तो ये जो श्रृंखला बनती है, इस श्रृंखला को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या चेन। लेकिन ये श्रृंखला प्रोटीन है ऐसा नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन राइबोसोम पूरा प्रोटीन नहीं बना सकता। राइबोसोम प्रोटीन का कुछ पार्ट बना के उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देता है कि तू अपना काम कर। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुछ चेंजेस करती है और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन बन के आता है। और वो चेंजेस क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो चेंजेस क्या हैं, ये पॉलीपेप्टाइड कैसे प्रोटीन्स बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वही हमारे प्रोटीन के प्रकार भी है।
प्रोटीन के प्रकार और कुछ नहीं है, ये पॉलीपेप्टाइड कैसे कैसे प्रोटीन बनाती है इसका ही थोड़ा सा सार है। लेकिन प्रोटीन बनने की प्रक्रिया हम क्लास 11th में नहीं पढ़ेंगे, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया हमें 12th में पढ़नी है, जहां पे हम अनुलेखन व अनुवादन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये जो राइबोसोम है ये बनाता कैसे है प्रोटीन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने वो प्रोसेस नहीं पढ़ना। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, समझ में आ गई। अब मैं अगर पॉलीपेप्टाइड बोलूं तो मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये बहुलक है यानी कि पॉलीमर है, ये तो आप समझ ही गए हैं। बहुत सारी यूनिट्स जब मिलती है तो वो पॉलीमर होता है। अब पॉली लगाना है लेकिन उसका मर कौन सा है, उसकी इकाई कौन सी है, तो भाई वो पेप्टाइड है, इसलिए पॉलीपेप्टाइड। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं, सैकेराइड्स होते हैं, तो उसको पॉलीसैकेराइड कह देते हैं। डीएनए अभी पढ़ेंगे, उसमें न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे होते हैं तो उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कह देते हैं। ठीक है, तो पॉली वर्ड तो आपको लगाना है, ये चेंज होता रहता है। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, श्रृंखलाएं कैसी हैं, ये चेन कैसी है, रेखीय श्रृंखलाएं जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। कान खोल के बिल्कुल अच्छे से, शायद बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूं अमीनो अम्ल में भी, आज भी और फिर से भी, कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं यानी कि पॉलीमर्स हैं। ठीक है, और उनमें पेप्टाइड बनते हैं, इसीलिए उनको पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं, चेन कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स चेन। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, ये कल हमने डिस्कस किया कि हम जो अमीनो अम्ल बहुत सारे प्रकार के हैं, 100-150 बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन हमारे काम के यानी कि जो प्रोटीन बनाने वाले अमीनो अम्ल है वो सिर्फ कितने हैं, 20 अमीनो अम्ल है। ये आपको संख्या ध्यान में रखनी है। और इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कल, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफाइन या ट्रिप्टोफेन भी कहते हैं इसको, लाइसिन, और 3 के मैंने आपको बोला था आपको फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक, अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, अमीनो अम्ल ज्विटर आयन होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, क्योंकि वो माइनस और प्लस दोनों साइन लेकर भी चलते हैं जब उदासीन विलयन में रहते हैं, और कभी कभी एसिड की तरह और कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ये बात भी हम कल कर चुके हैं। प्रोटीन समबहुलक नहीं होते। एक और बात, हमने जब पॉलीसैकेराइड्स पढ़े तो मैंने कहा था जब पॉलीसैकेराइड में सारी यूनिट्स एक जैसी होती है तो हम उसको होमोसैकेराइड कह देते हैं, और सब यूनिट अलग होती है तो हम उसको हेट्रोसैकेराइड कहते हैं। प्रोटीन में ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रोटीन समबहुलक बनाता ही नहीं है, हमेशा कैसा रहेगा, विषम यानी कि हेटेरो ही रहेगा। क्यों हेटेरो रहेगा, क्योंकि ये अमीनो अम्ल एक जैसे नहीं है, ये अमीनो अम्ल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अमीनो अम्ल के अलग अलग प्रकार हैं। ऐसा नहीं है जैसे अमीनो अम्ल का एक प्रकार है एलेनिन, तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन में सारे एलेनिन 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 जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हम उसको होमोपॉलीमर कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला अमीनो अम्ल सीरीन है तो ये ग्लाइसिन होगा, ये लाइसिन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, हेट्रोपॉलीमर हैं, ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कि पेप्टाइड बंध बनते कैसे हैं, जरा सुने कैसे बनते पेप्टाइड बंध। तो याद करो कुर्बानी जो कल मैंने दी थी अपने टाइम की, और आपको अमीनो अम्ल समझाया था। क्या समझाया था अमीनो अम्ल में, कि अमीनो अम्ल की संरचना कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो अमीनो अम्ल हमने कहा था मैम एक सी होता है जिसके दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू ऐसे हैं कि एक तरफ तो उसके पास कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक लड्डू, दूसरी तरफ उसके पास NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उसकी बाकी की श्रृंखलाओं में एक तरफ R हो सकता है जो कोई भी हो सकता है, उसी के हिसाब से हमारे अमीनो अम्ल बनेंगे, और तीसरी तरफ एक हाइड्रोजन होता है बेचारा। ये था अमीनो अम्ल। फिर हमने कहा था कि कभी कभी ये उठ के यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाता है, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाता है, और उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम भी बना हुआ है ना, वो कुछ नहीं है, एक बार इस पे प्लस दिया हुआ है, एक बार इस पे माइनस दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया था, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है। अब ये अमीनो अम्ल है। अब हम कह रहे हैं कि प्रोटीन में तो भाई अमीनो अम्ल बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मेन अमीनो अम्ल की मेन चीज क्या है, ये दोनों।
भाई ये चेंज होता रहेगा, ये जब चेंज होगा तो अमीनो अम्ल का प्रकार चेंज होगा, लेकिन ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या होता है, मान लो ये एक अमीनो अम्ल है, इसका नाम हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है जिसकी संरचना हमने देखी, वो बेवड़ा सीरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये एक अमीनो अम्ल, एक दूसरा बना देते हैं, चेन बनानी है हमें NH2C, यहां पे भी मैं R ही लिख रही हूं और H ही लिख रही हूं क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा अमीनो अम्ल है। ये करना है। एक और बात जो आपको याद रखनी है, हमेशा NH2 जब भी आप कॉपी में बनाएंगे NH2 को लेफ्ट साइड ही बनाएंगे, कभी भी खुदा ना करे इधर मत बना देना NH2 को। देखो NH2 को लेफ्ट साइड ही बनाना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो ये अमीनो अम्ल है, ये दूसरा अमीनो अम्ल है, ये AA का मैं बता चुकी हूं भाई, AA मतलब अमीनो अम्ल को कह रही हूं मैं, है ना, शॉर्ट में एमिनो एसिड्स। ये दूसरा है। अब होगा क्या, वही बॉन्ड बनना है, और बॉन्ड बनने में आपको क्या करना है भाई, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। मैम बार बार कितनी बार बताऊंगी, तो भाई यही वाटर का मॉलिक्यूल मैं निकालने वाली हूं। कहां से निकलेगा, तो इसके पास तो ऑक्सीजन है नहीं, ये तो बेचारा खुद दूसरों पे डिपेंडेंट है, हाइड्रोजन का लालच रहता है इसको, तो यहां से निकलेगा OH और यहां से एक H निकलेगा। अब मैं एक H निकालना चाहती हूं, तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता है बॉन्ड को खोल के भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां इस बॉन्ड को थोड़ा सा खोल के लिख देती हूं दोनों को, तो आपको थोड़ा सा, वैसे ये तो सही है, इसको खोल के लिख देते हैं, है ना, ताकि थोड़ा काम आपको अच्छा दिखे। नीचे नीचे बना दूं, हाँ नीचे वाला ज्यादा सही है। इसको भी मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ, भाई दूर कर रही हूं मैं क्योंकि भाई सबके बीच में बॉन्ड होता है। देखो हम ये पास पास लिखते हैं ना, एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई केमिस्ट्री में हम ये चीजें पास पास लिखते हैं, लेकिन इन सबके बीच में बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी लाइन बना सकते हो आप, बॉन्ड दिखा सकते हो। तो अभी मैं ये बॉन्ड इसके बीच में दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे को H2O अलग करना है। कहां से आएगा H2O, यहां से OH और यहां से H, ये है ना, ये जो मैं बना रही हूँ ना येलो येलो, ये बनाना सीख लो, क्योंकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो ये बहुत बनाने पड़ेंगे, है ना। कुछ टीचर्स नहीं बनवाते, लेकिन हमारे टीचर ने हमको ऐसे ही बना बना के सिखाया। ये एक छप जाता है प्रिंट कि यहाँ से इसको निकालना है, यहाँ से इसको निकालना है, एक हाईलाइट हो जाता है, वरना तो किसको क्या निकालना है वो भूल ही जाते हैं। तो भाई यहाँ से H2O निकल गया, क्या बना है ये बना है H2O, बस बंद बन गया अपना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं यहां से ये हटा रही हूं क्योंकि मेरे बीच में विघ्न आ रहा है भाई चेन बनाने में। क्या हुआ, अब मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगी, जगह नहीं है। NH2 एज इट इज रहेगा, देखते जाओ वहां से, C एज इट इज रहेगा, R एज इट इज रहेगा, H एज इट इज रहेगा। यहां पे अब क्या हो चुका है भाई, यहां से OH निकल गया है, यहां से OH निकल गया है, तो क्या बचा है, अकेला CO। अकेले जिंदगी बितानी है अब इसको, लेकिन इसकी जिंदगी नर्क नहीं बनी है। अब देखो मैंने यहाँ पे बॉन्ड शो कर दिया है ना, तो ये मत बोलना मैम यहाँ पे तो आपने डबल बॉन्ड शो ही नहीं किया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आपको पता है मैक्सिमम डबल बॉन्ड होता है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो अभी मुझे यहाँ बताना है और आपको भी बताना है, आप भी जब बनाएंगे तो डबल बॉन्ड शो करेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड से शो कर दिया, यहाँ पे भी कर सकती हूँ मैं डबल बॉन्ड, ऐसे चाहूं तो, गलत नहीं है, लेकिन वहां पे वही ज्यादा घिचपिच नहीं हो जाए, मेन चीज हमें यहां दिखानी है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये देखो, इसको मैं डैश से बता रही हूं अभी। ये जो यहां से OH, यहां से H निकला, तो ये दोनों नजदीक आ गए। और वही नाइट्रोजन तो बुक्कड़, इसका ऑक्सीजन पहले ही हाइड्रोजन निकल गया, अब इसको चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए, मेरा तो हाइड्रोजन ही चला गया, मैं तो वहां से मांगने वाला था, मेरा तो पहले जो था वो भी निकल गया। तो कार्बन इसको कहता है, बहना तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें अपना बॉन्ड दूंगा। तो भाई ये कार्बन कहता है चलो मैं तुम्हें राखी बांध देता हूँ, बहना बना लेता हूँ। तो ये कहता है चलो नाइट्रोजन तुम्हारी वैलेंसी मैं पूरी कर देता हूँ, ये लो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ, ये तो निकल लिया जान बचा के। और यहाँ पे आ जाएगा आपका CRH, और ये ग्रुप तो ऐसे कैसे बचा हुआ है।
अब देखो मेरे यहाँ आएगा नहीं, ये मना कर देगा अभी मेरे को लिखने से, पर आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये COH है ना, यहाँ बनाना। अभी क्या है, ये इस स्क्रीन पे आएगा नहीं, फंस गई हूँ मैं। कभी कभी तो मैं बोर्ड से मजबूर हो जाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं लिखने की। आ गया, ठीक है। चलो अब देखो इस अमीनो अम्ल को, ये अमीनो अम्ल के बीच क्या बन चुका है, ये डैश वाला पेप्टाइड बॉन्ड क्या बन चुका है, ये जो एरो है पेप्टाइड बंध, इसको कहते हैं पेप्टाइड बंध। परिभाषा क्या लिखोगे, दो अमीनो अम्ल में के बीच कार्बोक्सिलिक व अमीनो एसिड्स के बीच बनने वाले बंध में, जिसमें एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध। कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप के बीच में, ग्रुप को क्या कहते हैं भाई, समूह, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह के बीच बनने वाला बंध जिसमें जल का एक अणु निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध। परिभाषा हो गई। चलो, और ये है हमारे क्या, ये प्रोटीन की शुरुआत हो गई है। ऐसे ही बहुत सारे, मतलब ये तो हमने 2 लिए हैं, ऐसे कैसे लंबे 100-200 अणु जब जुड़ जाएंगे अमीनो एसिड्स के, और वो किससे जुड़ेंगे, पेप्टाइड बंध से, राखी वाले बंधन से, है ना। कार्बन ऑक्सीजन का भाईचारा चल रहा है इधर, भाई बहन चारा, तो इधर बंध बन जाएगा और लंबी लंबी श्रृंखलाएं हमारे पास आ जाएगी। जैसे ये अमीनो अम्ल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और सो ऑन। ये है आपका पेप्टाइड बंध। ये आपको बनाना है, कागज है ना, पेपर, कॉपी और कलम नामक चीज आपके पास है, उसका यूज करना है, बनाना है। चैटिंग चलती रहेगी, बाद में फिर बोलेंगे मैम ये क्या और वो क्या। चलो, प्रोटीन्स के प्राकृत अनुरूपण की 4 संरचनाएं पाई जाती है। अब ये जो हमने बनाया ना, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। क्या है भाई, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। अभी ये प्रोटीन नहीं बना, राइबोसोम ने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देता है कि चल तेरा काम कर, अब मेरा तो हो गया। ये राइबोसोम बनाता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है, mRNA के साथ। इसमें mRNA का भी योगदान है, अकेला राइबोसोम भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक। चलो, तो अभी क्या है, ये 4 रूपों में पाया जाता है। अब आपको बोले कि प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, तो भी यही आंसर है। आपको पूछे कि प्रोटीन में समरूपण कैसे होता है, तो भी यही जो है समरूपण। स्ट्रक्चरल पूछ ले तो भी यही संरचना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल में पर आपको वहां से बताना पड़ेगा कि अमीनो अम्ल में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, वहां से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 प्रकार के प्रोटीन हमारी बॉडी में मिलते हैं। सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन अणु की प्राथमिक संरचना, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये है निकम्मे टाइप का, कुछ काम का नहीं है। ये वही है जो राइबोसोम ने बना के दिया है, उसी को हम प्राइमरी कह देते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े अमीनो अम्ल का रेखीय अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस, ठीक है, अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस। ये बात याद रखना, डीएनए वाले में फिर आएगी ये नंबर, सीक्वेंस। वैसे मैं बता चुकी हूँ कई बार, इसको सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जीन का होता है, सीक्वेंस मतलब कोई भी सीक्वेंस प्रोटीन की संरचना के प्राथमिक स्तर को दर्शाता है। अभी जो हम पीछे बना के आए हैं कि हमने अमीनो एसिड्स की ऐसी लंबी लंबी चेन बना दी, बढ़िया सी, ये क्या है, ये सबसे सरलतम प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक प्रोटीन, जो सबसे पहले बन के निकला है, फ्रेश ताजा माल, ठीक है। अभी जस्ट राइबोसोम ने लंबी सी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला जो बना के निकाली है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटीन। लेकिन ये कुछ काम के नहीं है, नो फंक्शनल या नो फंक्शन, अभी ये कुछ काम के नहीं है, वेले हैं ये, बस बन गए हैं, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, बताएंगे आपको। केवल एक अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से ही प्रोटीन के प्रकार में परिवर्तन हो जाता है। अभी जो ये बन के आया है ना, इसमें कुछ चेंज होगा, और ये चेंज मैंने आपको कहा ये किससे बने हुए प्रोटीन, अमीनो अम्ल से। अगर आप कोई भी अमीनो अम्ल चेंज कर दो, जैसे कि मान लो हमने जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसमें कहीं पे ग्लाइसिन है, तो उससे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर आपने ग्लाइसिन की जगह एलेनिन लगा दिया तो अब वो चीज नहीं बनेगी जो पहले बन रही थी। यानी एक अमीनो अम्ल के चेंज हो जाने से प्रोटीन के प्रकार का मतलब उसका काम, उसका फंक्शन, वो
अलग हो जाएगा। और यही डिजीज आप 12th में पढ़ेंगे, जब हम फिनाइल कीटोन्यूरिया और ऐसी डिजीज पढ़ेंगे ना, उनमें यही होता है, उसमें अमीनो अम्ल चेंज हो जाता है। ठीक है, अमीनो अम्ल चेंज होने की वजह से उसमें वो हार्मोन या एक अमीनो अम्ल चेंज हो जाता है, और एक अमीनो अम्ल चेंज होने की वजह से उसमें वो हार्मोन या वो एंजाइम नहीं बन पाते। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये अमीनो अम्ल है वो सब स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। अगर आपको कोई विशिष्ट प्रोटीन बॉडी में बन रहा है, एंजाइम बॉडी में बन रहा है, अच्छा ये तो पता है ना कि एंजाइम और जो हार्मोन है वो सब प्रोटीन्स होते हैं, अभी एंजाइम्स भी आने वाले हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं सब कुछ। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का उपयुक्त उदाहरण इंसुलिन है। बात ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अभी जस्ट मैंने कहा कि प्राथमिक प्रोटीन जनरली कुछ काम के नहीं होते, वो हमारे कोई एंजाइम या कोई क्रिया को निर्धारित नहीं करते, लेकिन अपवाद, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन एक ऐसा हमारी बॉडी में हार्मोन है जो प्राथमिक होते हुए भी फंक्शनल है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, सब लिख देंगे भाई प्राथमिक है और उदाहरण इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन ही एकमात्र उदाहरण है जो हमारी बॉडी में काम कर रहा है। बाकी जितने भी प्राथमिक प्रोटीन है ना, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको कभी ना कभी सेकेंडरी टर्शरी में बदलना पड़ता है, तब जाके वो काम कर पाते हैं। बात आई समझ में? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये उदाहरण। इंसुलिन क्या काम करता है? डाइजेशन में हमारी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाज की बीटा जो लेगरहिंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं उनसे सिक्रीट होता है, पता है या नहीं? आ जाओ अब क्या सेकेंडरी? मैंने कहा प्राथमिक में कुछ है ही नहीं, वो तो सिंपल पॉलीपेप्टाइड होती है। सेकेंडरी में क्या है? कुछ नहीं। देखो प्राथमिक बनाओ, प्राथमिक में थोड़ा सा फोल्ड कर दो तो सेकेंडरी बन जाएगी, सेकेंडरी में थोड़ा सा फोल्ड कर दो तो टर्शरी बन जाएगी, टर्शरी में और फोल्ड कर दोगे तो क्वार्टरली बन जाएगी, यानी कि चतुष्क बन जाएगी। बस यही है कहानी, मेन सार जो है इसका ये है। अमीनो अम्ल के केवल विशेष त्रिविम रचना, त्रिविम का मतलब 3D रचना में ही प्रोटीन क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। आ गई बात कि जब तक वो त्रिविम नहीं होंगे, मतलब जब तक वो सेकेंडरी में नहीं आएंगे, कॉइल नहीं होंगे, कोई मेन स्ट्रक्चर नहीं बना लेंगे, तब तक वो क्रियाशील नहीं हो सकते। यहीं पे लिखी हुई है ये बात कि केवल विशेष त्रिविम संरचना में ही प्रोटीन क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, प्राइमरी वाला ज्यादा काम का नहीं है हमारे। एक सक्रिय प्रोटीन में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी पाई जा सकती है। अब क्या है सेकेंडरी, ये सुनो। हमने बनाई अमीनो एसिड, अब देखो मैं अमीनो एसिड को बार बार ऐसे गोलों में नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे डॉट में बना रही हूं। ये है आपका अमीनो एसिड, ये है हमारी प्राइमरी प्रोटीन। अब ये प्राइमरी प्रोटीन क्या होती है? थोड़ा सा अगर कॉइल हो गई ऐसे ऐसे, अब यहां पे देखो सब जगह अमीनो अम्ल है ना। ये बार बार मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, आपको ध्यान में रखना है कि ये अमीनो एसिड्स हैं। क्या है ये? ए है। तो अगर ये प्राथमिक वाली, ये प्राथमिक थी, प्राइमरी थी, ये क्या हो गई? सेकेंडरी हो गई है। अब सेकेंडरी जो है वो कई प्रकार की होती है, या तो वो सर्पिल हो सकती है जैसे कि ये है स्पाइरल, या फिर ये प्लेटेड हो सकती है। प्लेटेड का क्या मतलब है? प्लेटेड का मतलब देखो एक अमीनो श्रृंखला ऐसी, अब देखो ये दो प्राथमिक श्रृंखलाएं हैं, ये एक है ये अलग है, और इनके बीच में ऐसे प्लेट्स बन जाएगी, ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बन जाते हैं इनके बीच में ऐसे। अभी मैं आपको बुक वाला डायग्राम बताऊंगी, ऐसे प्लेट्स बन जाती है। लेकिन ये बनते कैसे हैं? देखो सिंपल कॉइलिंग हो रही है, लेकिन कॉइलिंग तो आपको पता है खुल जाएगी, तो इनके बीच में, इन अमीनो एसिड्स के बीच में कुछ स्पेशल बॉन्ड्स बनते हैं। कब? जब ये सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरली में बदलती है। प्राथमिक वाली में कोई बॉन्ड नहीं है, वो पेप्टाइड बॉन्ड है सिंपल वाला। लेकिन जब ये सेकेंडरी या टर्शरी में बदलेंगी तो इनमें कुछ बॉन्ड्स बनते हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे मान लो ये जैसे ये बॉन्ड बन गया, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया,
फिर इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया। अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं। और ये बॉन्ड कैसे होंगे? एक तो होता है हाइड्रोजन बंध, ये आपको याद रखने हैं बच्चों। ये कौन कौन से बंध बनने के बाद प्राथमिक वाली द्वितीयक में कन्वर्ट होती है? पेप्टाइड तो है ही, पेप्टाइड भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है पेप्टाइड नहीं बन रहे, पेप्टाइड बंध तो है ही, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोविलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। हालांकि हाइड्रोजन एक कोविलेंट बॉन्ड ही है, सहसंयोजक। नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे मैम हाइड्रोजन भी तो सहसंयोजक बंध है, पता है मुझे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, पेप्टाइड बंध बनते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है। और इन बंधों के बनने के कारण डाइसल्फाइड्स भी बनते हैं, डाइसल्फाइड्स, ये बॉन्ड भी बनते हैं, सल्फाइड बॉन्ड। इन सब बंध बनने के कारण प्राथमिक वाली द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये देखो, एक तो ये हो गई। अब सर्पिल वाली और ये है प्लेटेड। अब सर्पिल वाली भी दो होती है, एक अल्फा और एक बीटा। क्या होती है भैया? अल्फा और बीटा, है ना। कई जगह अल्फा ऐसे लिखा होता है। क्या है अल्फा? कुछ नहीं, मैं समझाती हूँ आपको। सीढ़ी चढ़े हो कभी गोल वाली जिंदगा में? है सीढ़ी ऐसे, वो जो गोल वाली सीढ़ी होती है ना, ऐसे 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 चढ़ते हैं हम, है ना। कुछ नहीं, बस वही है। अगर आप सीढ़ी चढ़ते हुए राइट साइड पे रोटेट हो रहे हो, जैसे कि आपने रेलिंग को पकड़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल रेलिंग पकड़ रखी है आपने सीढ़ी की, अब आपने राइट हैंड से रेलिंग पकड़ रखी है और ऐसे चढ़ रहे हो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर ऐसे चढ़ेगा। तो राइट हैंड से अगर आपने रेलिंग पकड़ रखी है और कॉइलिंग राइट हैंड पे है तो उसको बोलते हैं अल्फा। और अगर कॉइलिंग लेफ्ट हैंड पे है, जैसे ये, अब मैं ऐसे चल रही हूं, तो ये हो गई बीटा, ठीक है। चलो अब पढ़ लो क्या कह रहा है। अमीनो अम्ल कम श्रृंखलाओं में यह निर्धारित करता है कि कहां पर श्रृंखला मुड़ेगी और कहां पर श्रृंखलाएं लंबाई में एक दूसरे से जुड़ेगी, है ना। लंबाई में जुड़ रही है या कॉइलिंग में जुड़ रही है, ये कहां से जुड़ेंगे? ये सब अमीनो अम्ल में ही होगा बॉन्ड। पेप्टाइड बंध आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अमीनो अम्ल से अमीनो अम्ल कैसे जुड़ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कहां से मुड़ना है, कहां से जुड़ना है, ठीक है। अब ये आ गई देखो अल्फा कुंडलित। इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं स्प्रिंग, यानी कि वही जो मैंने आपसे कहा, ऐसे ऐसे कॉइलिंग हुई है, ठीक है, नियमित कुंडलन में कुंडलित हो जाती है। उदाहरण आपको याद रखने सबके, प्राइमरी वाले का इंसुलिन, सेकेंडरी केराटिन। कहां होता है केराटिन? आपके बालों में। जिन लोगों को मेकअप शेकअप का शौक है, वो शैम्पू वैम्पू में पढ़ते होंगे, इसमें केराटिन होता है। आपके नेल्स में भी होता है, नाखून में भी होता है केराटिन, है ना। जो लोग वो हेयर स्ट्रेट करवाते हैं ना, उनमें केराटिन से हेयर स्ट्रेट करते हैं उनके, है ना, वो स्ट्रेट हेयर जिनके कर्ली होते हैं उनको। बीटा शीट, बीटा शीट क्या होती है भाई? अल्फा है वैसे बीटा शीट है। इसमें क्या होगा? इसमें वही प्लेट्स बन जाएगी ऐसे, जो मैंने आपसे कहा, ऐसे ऐसे प्लेट्स बनेंगी। एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही डायग्राम है, अभी दिखा दूंगी। इस संरचना में दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। इसमें क्या होगा भाई? दो या अधिक। इसमें एक में ही हो सकता है, जैसे देखो ये एक में ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनके बीच में बन गया, इसके बीच में, इसके बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो पॉलीपेप्टाइड है, एक ये और एक ये, ऐसे, और दो से ज्यादा भी हो सकती है। श्रृंखलाएं पास पास चिपक जाती हैं और एक श्रृंखला के साथ सभी अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह के ऑक्सीजन सामने वाली श्रृंखला के अमीनो अम्लों के अमीनो समूह के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होगा, जैसे कि ये अमीनो अम्ल है ना, और ये यहाँ पे है भाई अमीनो अम्ल, यहाँ पे भी है, मैं आपको बोल चुकी हूँ, बनाऊं या नहीं बनाऊं आपको मानना है। अब एक अमीनो अम्ल का दूसरे अमीनो अम्ल से क्या बन जाएगा? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? उसमें भी H2O का लॉस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाते हैं। तो अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के बीच में भी क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बन सकते हैं, और तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? द्वितीय संरचनाओं में बदल जाती है, ठीक है। सल्फाइड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। सारे बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या बन सकते हैं।
अब ये यही कह रहा है एक अमीनो अम्ल इधर, एक अमीनो अम्ल इधर, तो आमने सामने क्या बना देंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, प्रोटीन अणु की तृतीयक श्रृंखलाएं, बस मैंने आपको जो सिंपल सा फॉर्मूला याद लगाया, पहला, पहले से कॉइलिंग हुई दूसरा, दूसरे से कॉइलिंग हुई तीसरा और चौथा, तो अभी इसमें और कॉइलिंग हो जाएगी तृतीयक वाली में। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में त्रिविम वलय से बनी घनी गोलाकार आकृति, अब ये कैसी है, देखो इसमें क्या हो गया, प्रोटीन और कॉइल हो गया है, ऐसे ऐसे कॉइल हो गया, ये देखो ये, अब ये क्या हो गया, ये तृतीयक बदल गई, ऐसे वाली थी ना जो प्राइमरी वाली, टर्शरी वाली, वो ऐसे बदल गई है और कॉइलिंग हो गई, इनमें आपस में भी और बंध बन गए। अब ये बंध देखो अंदर ही अंदर बने हुए हैं, जैसे इसका इससे बना हुआ है, इसका इससे बना हुआ है, इसका इससे अमीनो एसिड्स के बीच में, तो घनी गोलाकार संरचनाएं बन जाती है, दिख रही है गोलाकार संरचनाएं। यह संरचनाएं गोलाकार प्रोटीन यानी कि ग्लोब्युलिन प्रोटीन, कहाँ होता है ग्लोब्युलिन प्रोटीन, आपके सेल मेम्ब्रेन में भी होता है ग्लोब्युलिन प्रोटीन, आपकी मसल्स के अंदर भी होता है मायोग्लोब्युलिन, और है ना इस तरह की प्रोटीन, आपके फिलामेंट्स में भी है, में होती है। इनमें द्वितीयक संरचना वाली अल्फा कुंडलित या लहरियादार, लहरियादार का मतलब वही प्लेटेड जो मैंने बनाई थी, प्लेट लाइक, पुनः कुंडलित एवं वलित हो जाती है। ठीक है, लहरिया का मतलब वही प्लेटेड, तो भाई या तो ये वाली हो जाए या फिर ये वाली जो प्लेटेड वाली है वो भी हो सकती है, कॉइल हो जाएगी और ज्यादा कॉइल होके गोलाकार संरचना बना लेती है। फिर है चौथी वाली, और भी इजी, कुछ नहीं करना, अगर तृतीयक संरचनाएं, यहां पे मैं लिख देती हूं कि प्रोटीन की तृतीयक श्रृंखलाओं के मध्य और अधिक संघनन होने पर चतुर्थ प्रोटीन संरचना बनती है। ठीक है, कैसे होगा, कुछ नहीं, ये देखो एक ये रही तृतीयक, तृतीयक मैंने कहा गोलाकार है, ये भी तृतीयक, ये भी तृतीयक और ये भी तृतीयक। अब क्या होगा, इनमें बीच में बॉन्ड बन जाए, तृतीयक तृतीयक में, जैसे यहां से कोई बॉन्ड बन गया है ना, इधर से इधर कोई अमीनो एसिड का यहां से बन गया, कोई ऐसे बन गया, कोई ऐसे बन गया, कोई ऐसे बन गया, कोई ऐसे बन गया, तो ये और गोलाकार हो जाती है और कॉइल्ड हो जाती है, इसको कहते हैं तृतीयक संरचना। देखो कार्टून फॉर्म में तो आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी, आपके एनसीईआरटी में भी एक कार्टून डायग्राम दे रखा है, चाहो तो वो बना सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो ये चतुर्थ वाली है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन, याद हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो तृतीयक वाली संरचनाओं से मिलने से बनता है, और इन संरचनाओं में भी भाई तृतीयक बोला तो एक तृतीयक नहीं, 2 या 3 तृतीयक, और नॉर्मल वाली प्राथमिक वाली भी इसके अंदर मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा तृतीयक होती है। तो हीमोग्लोबिन में आपको पता है अल्फा श्रृंखलाएं और बीटा श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती है, अगर किसी को पता हो तो। हीमोग्लोबिन, अभी हमने कहा तृतीयक प्रोटीन ग्लोब्युलिन प्रोटीन बनाता है, अब इस ग्लोब्युलिन में भी हिम समूह जुड़ जाता है, आयरन जुड़ जाता है बीच में, और आयरन जुड़ने से हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी के डायग्राम देख लो, ये देखो सबसे पहली प्राथमिक संरचना जो लंबी लंबी है, बिल्कुल प्लेन होती है, हमने कहा ये बिल्कुल कुछ काम की नहीं है सिवाय इंसुलिन के। दूसरी होती है स्पाइरल, ये रही स्पाइरल, है ना, इसने आड़ी बनाई है स्पाइरल, प्लेट लाइक, ऐसे भी बना सकते हो आप। और प्लेटेड, देखो ये अमीनो अम्ल है और बीच में प्लेट है इनके, तो प्लेटेड हो गई, बीटा प्लेटेड जिसको कह रहे हैं। उसके बाद तृतीयक वाली बनी, देखो यहाँ लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये मैं लिख चुकी हूँ पीछे कि बॉन्ड्स अलग अलग प्रकार के, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, ये बॉन्ड्स हो सकते हैं।
ठीक है, और तृतीयक में फिर कॉइलिंग हुई तो ये बन गई चतुर्थ वाली। ऐसी बना सकते हो, और ऐसी कार्टून वाली भी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, जैसे कि मैंने बनाई है, पर इसमें दो ही बनाई है, प्राथमिक और द्वितीयक। तृतीयक आप और कॉइल कर लो जैसे मैंने की, तो तृतीयक और तृतीयक से फिर चतुर्थ भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटीन का प्रकार, प्रोटीन की संरचना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आईएमपी है, पूछने लायक है स्कूल लेवल पे भी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल प्लस इनकी संरचनाएं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई कहानियों के